इंडियन इकोनॉमी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां करेंसी मार्केट सिर्फ फाइनेंशियल पेजेस तक सीमित नहीं रही। आज जब एक अमेरिकन डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपए का लेवल 90 पहुंच चुका है, तो ये सिर्फ एक एक्सचेंज रेट नहीं बल्कि एक नेशनल इकोनॉमिक सिग्नल बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्णिका सिंह और आप देख रहे हैं मनी सिंप्लीफाइड। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एक ऐसे डेवलपमेंट पर जो सिर्फ स्टॉक मार्केट या करेंसी ट्रेडर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक को सीधे तौर पे प्रभावित करता है। क्योंकि करेंसी का गिरना सिर्फ ट्रेडर्स या इकोनॉमिस्ट का मुद्दा नहीं, इसका सीधा असर आम नागरिक, बिजनेसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर और सरकारी फाइनेंसेस पर पड़ता है। इस रिपोर्ट में मनी सिंप्लीफाइड रुपए के हिस्टोरिक फॉल को एक पॉलिटिकल हेडलाइन के रूप में नहीं, बल्कि इकोनॉमिक जर्नी, पॉलिसी डिसीजन और ग्लोबल प्रेशर के कंटेक्स्ट में समझेंगे। हम देखेंगे कि रुपए यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, ऑपोजिशन क्या कह रही है और आने वाले समय में इसका देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। इंडियन रुपए का सफर आजादी के बाद से ही देश के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज का दर्पण रहा है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब रुपए का एक्सचेंज रेट अमेरिकन डॉलर के मुकाबले लगभग 3 से 4 के बीच था। उस समय भारत का करेंसी सिस्टम ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के साथ इनडायरेक्टली लिंक था। 1960 के दशक में भारत ने अपनी पहली बड़ी करेंसी डेवल्यूशन देखी और 1966 में रुपए को फॉर्मली डीवैल्यू किया गया, क्योंकि उस समय इंपोर्ट डिपेंडेंस ज़्यादा थी और एक्सपोर्ट्स कमज़ोर थे, जिसका असर सीधा रुपए की वैल्यू पर पड़ा। 1991 का साल इंडिया इकोनॉमी के लिए एक वाटरशेड मूवमेंट साबित हुआ। रुपए को मार्केट डिटरमाइंड करेंसी बनाया गया। इसके बाद रुपए और डॉलर का रिश्ता मार्केट डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करने लगा। 2000 के दशक में रुपए रिलेटिवली स्टेबल रहा और 45 से 50 के बीच घूमता रहा। 2013 के ग्लोबल टेपर टैंट्रम के दौरान रुपए ने 68 का लेवल क्रॉस किया, जो उस समय एक सीरियस कंसर्न माना गया। उसके बाद 2018-19 में रुपए 74 के करीब पहुंच गया। आज 2025 में जब रुपए 90 है, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इकोनॉमिक साइकोलॉजी का ब्रेक पॉइंट बन चुका है, क्योंकि 90 का लेवल मार्केट के लिए एक रेड सिग्नल माना जाता है। इस पॉइंट पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और पब्लिक परसेप्शन दोनों टेस्ट होते हैं। अगर बात करें रुपए के गिरने की, तो इसका सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर अमेरिकन डॉलर की मजबूती है। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखा हुआ है, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकालकर डॉलर एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोसेस को हम फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक और बॉन्ड मार्केट से पैसा निकालते हैं, तो उन्हें रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस कन्वर्जन से रुपए पर एडिशनल प्रेशर पड़ता है। रिसेंट मंथ्स में फॉरेन पोर्टफोलियोज आउटफ्लोज ने रुपए की गिरावट को और तेज किया और इससे एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन भी माना जा रहा है। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लोज ही नहीं, बल्कि ट्रेड डिफ्लेक्ट और इंपोर्ट डिपेंडेंस का भी इसमें एक बड़ा रोल है। इंडिया का ट्रेड डिफ्लेक्ट रुपए पर लगातार प्रेशर बनाता है। देश क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कैपिटल गुड्स के लिए इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंडेंट है। जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं, तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और इसका सीधा असर हमारे रुपए की वैल्यू पर पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम रुपीस को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं होता, बल्कि आरबीआई का प्राइमरी रोल वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना होता है। सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन तो करता है, लेकिन लिमिटेड स्केल पर, जिसका मतलब है कि मार्केट फोर्सेस को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। सरकार का कहना है कि रुपए का गिरना लार्जली ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन
डोमेस्टिक पॉलिसीज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। करेंसी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर होती है। ऑपोजिशन की माने तो इंडिया की एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन स्लो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपेक्टेड बूस्ट नहीं मिल पाया। अगर एक्सपोर्ट स्ट्रांग होते तो रुपये पर प्रेशर कम होता, और ये बात देखा जाए तो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। एशिया के कई देशों की करेंसीज ने रुपये के मुकाबले ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई है। चाइनीज युआन और मलेशियन रिंगडेट रिलेटिवली कंट्रोल रहे। यूरोपियन करेंसीज जैसे यूरो और पाउंड भी डॉलर के मुकाबले स्टेबल नजर आए। इस कंपैरिजन से रुपये का प्रेशर और ज्यादा हाईलाइट होता है। कमजोर रुपये का सबसे पहला असर महंगाई पर पड़ता है। इंपोर्टेड आइटम्स महंगी हो जाती है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से फ्यूल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। इसकी इम्पैक्ट डेली एसेंशियल्स पर भी पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए फॉरेन एजुकेशन और इंटरनेशनल ट्रेवल महंगा हो जाता है। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स और लग्जरी आइटम्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। हाउस होल्ड बजट्स पर प्रेशर क्रिएट होता है, और ये सब रुपये के गिरने का सबसे विजिबल इफेक्ट है। ऑपोजिशन पार्टीज ने रुपये के 90 के लेवल तक पहुंचने को सीधे तौर पर पॉलिसी फेलियर बताया है। उनका कहना है कि किसी भी देश की करेंसी सिर्फ एक्सचेंज रेट नहीं होती, बल्कि नेशनल इकोनॉमिक हेल्थ और गवर्नेंस का बैरोमीटर होती है। जब रुपये इतनी तेजी से कमजोर होता है तो ये सरकारी दवाओं और ग्राउंड रियलिटी के बीच के गैप को भी उजागर करता है। इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर से लेकर पब्लिक डिस्कोर्स तक जोर शोर से उठाया जा रहा है। साथ ही ऑपोजिशन वर्तमान प्रधानमंत्री के उन पुराने बयानों को भी याद दिला रही है जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने रुपये के गिरने पर उस वक्त की सरकार को घेरते हुए कुछ कठोर टिप्पणियां दी थी। आज जब वही रुपये और तेजी से नीचे है तो वही बयान सरकार के लिए एक अनकंफर्टेबल रेफरेंस बन गया है। इस कंपैरिजन ने पॉलिटिकल डिबेट को और तीखा कर दिया है और पब्लिक परसेप्शन पर भी इसका गहरा असर पड़ता नजर आ रहा है। इंडियन रुपये का 90 के करीब पहुंचना सिर्फ एक करेंसी मूवमेंट नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी, डोमेस्टिक पॉलिसी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का कंबाइंड रिजल्ट है। ग्लोबल प्रेशर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन डोमेस्टिक प्रिपरेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। मनी सिंप्लीफाइड पर हम इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक नजरिए से देखते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इंडिया इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल पाएगा या रुपये पर प्रेशर आने वाले समय में और बढ़ेगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल भारती नेटवर्क को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।